Welcome to a Physics class. 100% syllabus coverage, full concept with real class note. Today's topic is Biot-Savart law, the law for a magnetic field produced by a current element. It is an experimental law predicted by Biot and Savart. It is also called Laplace's law. This law deals with the magnetic field or magnetic induction at a point due to a small current element. इसके प्रीवियस जो क्लास हम लोग उसमें पढ़े हैं, जो एक करंट करिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखें, उसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, कैसे पता चल रहा था, विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो कितना होता है, व्हाट इज द लॉ फॉर दैट। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए थे बायट एंड सवर्ट, बाद में लाप्लास की, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के ऊपर बेस करके एक प्रेडिक्टेशन किए हैं और एक लॉ दिए हैं। लेटर ऑन इट इज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर ऑल केसेस, तो बाद में लॉ बन गया। प्रेडिक्टेशन जो था वो किसके लिए है ना, एक करंट एलिमेंट जिसका लेंथ dl, नाम से पता चलता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल वन, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए लॉ बायट-सवर्ट लॉ। एक छोटा सा एलिमेंट के लिए पहले अब मिल जाए तो हम टोटल लेंथ ऑफ द वायर चाहे कंडक्टर के लिए बाय इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें एक करंट करिंग कंडक्टर है XY, I करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। एक छोटा सा एलिमेंट IDL हम लोग लिए, इट इज करंट एलिमेंट। इलेक्ट्रिक करंट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट करंट एलिमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, and we take the origin at the midpoint of the current element. यहाँ करंट एलिमेंट का रेस्पेक्ट में कोई भी पॉइंट P, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसके लिए लॉ है बायट-सवर्ट लॉ। तो P पॉइंट कहाँ पर होगा ना, with respect to this origin it is R position vector of the point P, and theta is the angle between the current element and the position vector R, ये दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। मतलब इसमें आइडियल एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी, थीटा एंगल बिटवीन दिस, और हम लोग यूज कर रहा हूँ टू गिव द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P. According to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field induction dV, also called the magnetic flux density at a point P, due to current element depends upon following factors as detailed below. This Biot-Savart law, it is mathematical law just like Coulomb's law in electrostatics. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स का एक फंडामेंटल लॉ, इसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक फंडामेंटल लॉ है, एक इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज द बायट एंड सवर्ट लॉ। तो उसमें स्टेटमेंट क्या है, फैक्टर्स ना, जो डीबी वो करंट एलिमेंट के लिए जो एट पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज अ डीबी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आई, दैट मींस मोर करंट मोर अमाउंट ऑफ डीबी प्रोड्यूस्ड देयर। ऑब्वियसली जितना ज्यादा करंट होगा इतना ही ज्यादा होगा। दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। सबसे बड़ा फैक्टर होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन थीटा, डीबी वेरी इज साइन थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू डिफरेंट होगा फॉर द डिफरेंट पोजीशन पॉइंट P, तो डीबी का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा, बाकी अदर फैक्टर सेम रहते हुए। अनदर फैक्टर इज द डिस्टेंस, इनवर्सली proportional to the square of the distance from the current element to the point P. ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ इसलिए बोला जाता है इसको, इट इज आल्सो वन इनवर्स स्क्वायर लॉ जस्ट लाइक कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो फैक्टर हम लोग के साथ में कंबाइंडली लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, dv इक्वल टू आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एक साथ में हम लिखते हैं, सारों को एक साथ में कमेंट करते हैं, एंड नाउ वी गेट ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट k here. Now the formula is that dv is equal to k into ideal sin theta by r square. It is nothing but the Biot-Savart law. It is a mathematical law. तो आपको याद रखना है, तो हम इसको देख देख कर ये भी लिख सकते हैं। तो Biot-Savart law हो गया दिस,
अभी के का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट हम देखेंगे, उससे पहले एक नोट है यहाँ पर, इसमें करंट एलिमेंट जो है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा नोट करके रखिए। और डायरेक्शन की तरफ करंट एलिमेंट along the tangent to the element acts in the direction of flow of current in the conductor। मतलब टेंजेंट जो है ना इधर भी हो सकता है डायरेक्शन, उधर भी हो सकता है, इधर हम लिख लेंगे डायरेक्शंस, जिधर करंट जा रहा है इन दैट डायरेक्शन, उस पॉइंट में जो टेंजेंट है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। नाउ वैल्यू ऑफ द के किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें भी जो के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन व्हिच कंडक्टर इज सिचुएटेड, जो मीडियम में कंडक्टर रखा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर भी डिपेंडेंट है। वैसे ही था उसमें भी कूलम्स लॉ में, जो के मिला था मीडियम का ऊपर, इंटरमीडिएट मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट था, और कौन सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली वी आर फॉलोइंग द एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम के वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और सीजीएस सिस्टम में के वैल्यू 1 माना जाता है इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब बेसिकली वैक्यूम, समटाइम्स एयर इज आल्सो टेकन एज द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस ट्रूली सेइंग दैट इज द वैक्यूम, जहाँ पर कोई दूसरा मटेरियल मीडियम नहीं है, दैट इज द फ्री स्पेस। तो उसमें एसआई सिस्टम में हम लोग लेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, सीजीएस सिस्टम लेंगे के इज द 1। एक म्यू नॉट एक न्यू टर्म आ गया है, म्यू नॉट दैट टर्म इज रिलेटेड टू द स्पेस मीडियम, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। जब म्यू नॉट की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। दूसरा कोई मीडियम के लिए इसका म्यू लिखेंगे, म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, तो हम परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये परमिएबिलिटी जब बात आ रहा है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, नॉट द चार्ज, नॉट द करंट, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड भी। ये मीडियम का प्रॉपर्टी जो मीडियम में हम लोग कंसीडर कर रहा हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे जो पॉइंट पी जहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक निकल रहा हूँ, मीडियम का प्रॉपर्टी है, which influence or governs the magnetic field or magnetic force in that medium, just like permittivity। वहाँ एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग को मिला है, साथ साथ इसमें भी मिल जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जब है तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर होगा, दैट इज अ म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू नॉट जब लिखा हुआ दैट इज ओनली फॉर द फ्री स्पेस, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट है 4 पाई 10 टू द माइनस 7 टेस्ट पर एम्पियर इंटू मीटर। यूनिट हम बहुत आसानी से निकल सकता हूँ, जैसे हम लोग को म्यू नॉट का यूनिट निकलना है तो dB इंटू आर स्क्वायर ऊपर में जाएगा, नीचे आई डी एल साइन थीटा। तो उसमें देखो dB हो गया टेस्ला, एक आर ऊपर में नीचे आर स्क्वायर, तो आर एक कट गया तो इंटू मीटर आ गया है, मीटर आ गया, और आई नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। और हम लोग टेस्ला का बदल हम लोग अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर पुट करते हैं तो नाउ विल बी दिस। याद रखने के लिए देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना है, 10 टू द माइनस 7। जैसे वहां पर था इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 के एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 9, इसमें हो जाएगा बहुत ही कम 10 टू द माइनस इसका वैल्यू, के का वैल्यू। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा ना, 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7। तो अभी जो इक्वेशन इन एसआई सिस्टम हम लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात लिखेंगे, अभी वेक्टर फॉर्म में लिखे नहीं। dB equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta divided by r square, and in CGS system that will be ideal sin theta divided by r square। इसमें k का वैल्यू 1 लिया जाता है, and it is nothing but the Weierstrass law in scalar format। लेकिन जो फुल फॉर्म ऑफ Weierstrass लॉ हम लोग लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखना होगा, क्योंकि dB जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ओनली स्केलर क्वांटिटी लिखे तो आप आधा अधूरा लिखे हैं, अभी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो डायरेक्शन कैसे मिलेगा हम लोग। एक वेक्टर क्वांटिटी dB, dl एक वेक्टर क्वांटिटी ideal, अनदर r अनदर वेक्टर क्वांटिटी। अभी दोनों लिखने का जो स्टाइल थोड़ा देख लीजिएगा, हम ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर इक्वेशन जो था, इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे हो जाएगा r क्यूब, तो हम लोग लिखें dl क्रॉस r वेक्टर। अदरवाइज अगर नीचे r स्क्वायर रखते हैं तो इसको r कैप लिखना होगा, इट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द r वेक्टर। बोथ आर करेक्ट, इसमें भी इसका मतलब यहाँ नीचे आर क्यू हो गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यू ऑफ द डिस्टेंस,
स्क्वायर के साथ ही है, इसमें जस्ट रिलेट करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई किए तो आर क्यू नीचे लिखा गया। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी आर स्क्वायर कभी आर क्यू लिखा हुआ है, कुछ डिफरेंस तो जरूर है इसमें, स्टाइल में डिफरेंस है। इसमें आर कैप लिखा हुआ है, इसमें आर वेक्टर लिखा हुआ है। तो ये एक फुल फॉर्म हम बोल सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन भी मिलता है, साथ साथ हेलो भी मिल जाता है। लेकिन इसमें एक बात फिर आपका दिमाग में आ सकता है, सर ये डीएल क्रॉस आर ए क्यों लिखा गया है, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये भी साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी दोनों मैथ्स में लिखा जाता है। यहाँ पर हम क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, हम लोग ये जो फिजिक्स में जब ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी लिखते हैं, साथ साथ हम एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट देखते हैं। तो डीएल क्रॉस आर और आर क्रॉस डीएल, एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है वो किसके साथ मैच करते हैं, दोनों के साथ मैच नहीं करेंगे। हम लोग का जो डीएल क्रॉस आर का साथ मैच होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इसलिए आपको याद रखना होगा। अगर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख पाओगे आप तुरंत, तो इसको याद रखना होगा, डीएल को ही पहले लिखना होगा, इसके बाद आर। ऐसा नहीं आप कभी भी आर कभी डीएल ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकली तो दोनों ही लिखने का स्कोप है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग एक को रखेंगे, एक ही आंसर होता है जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ टेली करते हैं, मैच होता है। डायरेक्शन ऑफ द बी, अभी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया तो इसी से हम लोग डायरेक्शन निकल सकता हूँ। डायरेक्शन क्या होगा ना, डीबी का, दैट इज ऑब्वियसली डी एल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन वही होगा, मतलब वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जो है दोनों का वही होगा। और हम लोग जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है, तो डी एल एंड आर दोनों का हम लोग क्रॉस ले रहा हूँ, ये दोनों जो प्लेन में है, लेट अस सपोज द करंट करिंग कंडक्टर दैट इज करंट एलिमेंट एंड द आर वेक्टर दे आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये जो पेपर का प्लेन में है, तो पेपर का प्लेन में होगा तो डीएल क्रॉस आर जब करोगे, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स द बोथ वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोथ मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स बोथ द वेक्टर। तो आईडीएल एंड आर एक पेपर का प्लेन में है तो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ये पहले की बात है, हम फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े तब से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो दो होता है परपेंडिकुलर, एक आउटवर्ड्स अनदर इनवर्ड्स, चाहे अपवर्ड्स चाहे डाउनवर्ड्स। इसमें आउटवर्ड्स इनवर्ड्स होगा, वो पता लगाने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का रूल देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल भी होता है यूज, राइट हैंड रूल से क्या करोगे ना, इसमें जो हम लोग फिंगर को हम लोग कैसे पकड़ेंगे इन दिस ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ द क्रॉस, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस। दूसरा बहुत आसान मेथड यही है, हम क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऑलरेडी टेकन इन द नेगेटिव डायरेक्शन दैट मींस इनवर्ड डाउनवर्ड्स, इसमें हो रहा है क्लॉकवाइज। आइडियल क्रॉस आर हम लिखेंगे, डीएल क्रॉस आर लिखेंगे तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में हो रहा है, तो कितना होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड्स होगा डायरेक्शन। यहाँ डीबी जो है ना वो इनवर्ड्स होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनवर्ड्स होगा यहाँ पर डीबी। अगर पी पॉइंट इधर ले ले, लेफ्ट में ले ले, तो आइडियल क्रॉस आर करोगे तो आउटवर्ड्स होगा, मतलब डिफरेंट पॉइंट पी हम लोग ले लेते हैं और थीटा सेम है, आर का वैल्यू भी सेम है, तो डिफरेंस होता है डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इन दिस वे आपको डायरेक्शन मिलते जाएगा। तो डायरेक्शन मिलने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है राइट हैंड रूल, दैट इज सफिशिएंट। अदरवाइज आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक क्रॉस ऑर्डर का जो याद रखोगे, तो क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव माना जाता है, दैट इज इनवर्ड्स होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, आउटवर्ड्स होता है। In this way you can find out the direction. जैसे if the point P is to the left of the conductor element, dB vector will be perpendicular to the plane containing DL and R directed outwards. Left में कोई point, right में तो inwards हो रहा है। अभी एक जो लॉ है स्ट्रिक्टली फॉर बी केयरफुल अबाउट इट, हम बार बार बताते जा रहा हूँ, ये लॉ एक होल करंट करिंग कंडक्टर के लिए नहीं है। जैसे कूलम्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है, एक टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट के लिए कूलम्स लॉ हम लोग ओपनली नहीं लेते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी एक छोटा सा एलिमेंट के लिए जो निकलने का जो फॉर्मूला है दैट ऑब्टेन फ्रॉम द बायट-सावर्त लॉ, लेकिन एक टोटल कंडक्टर के लिए हम क्या करेंगे ना, उसका समिंग करेंगे, दैट मींस इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसमें टोटल जो बी होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, तो इसमें ये वैल्यू हम पुट कर दे रहा हूँ, where the integration is taken over the entire conductor in which current I flows, मतलब इसमें यहाँ टोटल एंटायर जो कंडक्टर उसमें हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो बी वेक्टर हो जाएगा दिस वन, इंटीग्रेट करके हमको मिल जाएगा टोटल कितना है। लेकिन इंटीग्रेशन करने के टाइम हम लोग जो इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ दिस,
तो कोई सिमेट्रिकल, कोई अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इसमें इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इंडेफिनेट नहीं करते हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। तो इसमें जो हम लोग का लिमिट लेकर हम लोग काम करते हैं इसमें। अभी कुछ स्पेशल केसेस की हम बात करें, जो ये जो हम लोग को डीबी की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट पॉइंट में कैसे बोलो सेम होगा, डिफरेंट पॉइंट में सेम होगा। एक फॉर्मूला को देखा जाए, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर व्हेन थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उस टाइम dB का वैल्यू भी 0 होगा। Hence there is no magnetic field at any point on the thin linear current carrying conductor, that is on the axis of the linear conductor carrying current। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो हम ले रहा हूँ करंट एलिमेंट, कोई पूछे जो करंट एलिमेंट है इसका बाहर में तो कितना है, तो पता चल रहा है एट द करंट एलिमेंट ऑन द एनी पॉइंट ऑन द करंट एलिमेंट कितना होगा, 0 होगा। नॉट ओनली दिस, ये जो एक्सिस है ना एलिमेंट बराबर, एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट में थीटा 0 डिग्री तो dB 0 होगा, और पीछे भी कोई भी पॉइंट में थीटा 180 डिग्री तो भी dB 0 होगा, दोनों केस में ही dB का वैल्यू 0 होगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं था, इन ऑल डायरेक्शंस अगर डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिकल सेम था, लेकिन यहाँ करंट एलिमेंट का डायरेक्शन डिपेंडेंट हो गया है। करंट एलिमेंट अपना एक खुद वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हेन दिस वन, तो मैक्सिमम कब होगा, जब व्हेन थीटा 90 डिग्री, that is a point P lies at the perpendicular position with respect to current element, then dB is equal to mu naught by 4 pi, that is ideal sin 90 degree divided by r square। तो इसमें sin 90 डिग्री इज 1, तो कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू, इतना होगा मैक्सिमम वैल्यू। जब 90 डिग्री होता है उस टाइम मैक्सिमम वैल्यू होता है। जस्ट if other factors are remains unchanged। इसके बाद को भी हम लोग इसको बायोट लॉ को हम लोग दूसरा टर्म में भी लिख सकता हूँ, ये करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, इसका टर्म में भी बायोट लॉ हम लोग लिख सकता हूँ। कैसे, J is the I by A multiplying both DL न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो अल्टीमेटली आइडियल कितना होगा, J मतलब करंट डेंसिटी इनटू A into DL, ADL it is the dV volume of the element, it is not the velocity or not the potential difference, it is the volume। तो ये जो आइडियल फॉर्मूला था, आइडियल का बदल हम लोग J into dV लिखेंगे, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई करो तो R नीचे R क्यूब हो गया, तभी हम लोग लिखेंगे J क्रॉस R। याद रखोगे, फिर हम बता रहा हूँ, J पहले आएगा, आइडियल पहले था, क्रॉस R, dV is the volume of the current element divided by R cube, therefore dV factor is the mu naught by 4 pi J cross R vector divided by R cube whole into dV, it is the बायोट लॉ इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। लेकिन उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते हो, ओके, लेकिन जब मोशन में है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, पर एक्सीलरेटेड मोशन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, मतलब एट एनी मोमेंट मान लीजिए वेलोसिटी v है, और वो चार्ज पार्टिकल को हम लोग ओरिजिन मान के वहां से कोई एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर r, तो उस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये थोड़ा लिख सकते हैं, जैसे आइडियल हम लोग लिख चुके थे, फॉर्मूला आइडियल था, आइडियल का मतलब हम लिखेंगे Q डिवाइड बाई I का मतलब Q बाई dt DL, DL बाई dt, क्यों करंट था Q बाई dt, dt को हम DL के नीचे रख देते हैं तो Q इंटू V होगा, मतलब आइडियल का हम लिख सकते हैं Q इंटू V, और आइडियल Q इंटू V लिखोगे यहाँ पे जो फॉर्मूला था, आइडियल जो Q इंटू V लिख दिया जाए यहाँ पर, आइडियल इक्वल टू, अल्टीमेटली the new form of the बायोट law in terms of the moving charge particles, that is Q into V cross R divided by R cube। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, इन फ्यूचर इसका यूज हम लोग करेंगे। मतलब एक सिंगल चार्ज पार्टिकल इट इज मूविंग, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये सुनते आ रहे कब से। इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कितना हो करंट ना, डिफरेंट पॉइंट में डिफरेंट अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो 0 ही होगा। तो अगर मान लीजिए जो चार्ज पार्टिकल है उसको हम ओरिजिन मान ले एट दैट मोमेंट, और उस टाइम उसका वेलोसिटी फैक्टर भी, अब उसी ओरिजिन से कोई एक पॉइंट जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वहां पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो वहां विथ रेस्पेक्ट टू द चार्ज पार्टिकल द पोजीशन वेक्टर इज आर फैक्टर,
तो कितना होगा ना इतना। ये इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। जो मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा एक मूविंग चार्ज पार्टिकल पे चलते हैं। दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द बायट-सावर्त लॉ एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। अभी हम लोग बायट-सावर्त लॉ हम बता रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ डिफरेंस भी है। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द बायट-सावर्त लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ, इसमें एंड होगा डी, लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सिमिलरिटी क्या है ना, बोथ लॉज ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो हम लोग दोनों में देख रहा हूँ। बोथ द फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत सारे करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कितना होगा ना, हम वेक्टर सम ले लेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जो है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम लोग एक करंट करिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टोटल कितना होगा, हम निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। बोथ द फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। दोनों लॉन्ग रेंज फील्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आपको इंफिनिटी तक थियोरेटिकली फील्ड का रेंज होगा, प्रैक्टिकली जो भी हो। द मैग्नेटिक फील्ड इज linearly related to its source, namely the current element ideal, and the electric field is linearly related to its source, namely the electric charge Q। मतलब क्या हुआ है, लीनियरली रिलेटेड मींस जितना आइडियल का वैल्यू ज्यादा होगा, इतना ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। सिमिलरली इसका सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू जितना ज्यादा होगा सोर्स का वैल्यू, इतने लीनियरली बढ़ते रहेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। डिसिमिलरिटीज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्केलर सोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज dq। हाउएवर द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर सोर्स, करंट एलिमेंट आइडियल। इसलिए एंगल डिपेंडेंट हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज का सोर्स है। The direction of the electrostatic field is along the displacement vector, that is the line joining the source and the field point. However, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane containing current element, ideal and displacement vector r। मतलब क्या हो गया, अगर ये जो केस हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आइडियल है P है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एंड r, एंड इनवर्ड्स हो रहा है, इस साइड होगा तो आउटवर्ड्स होगा, मतलब थ्री डायमेंशनल केस। लेकिन अगर इन दिस प्लेस अगर एक क्यू चार्ज यहाँ पर रख दिया जाए, पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग द लाइन, अगर प्लस होगा तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वे होगा, और माइनस होगा तो इधर होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन में ही नहीं है, अलोंग की बात ही नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हिच कंटेन्स बोथ। इट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट आपको आ जाते हैं जो इन बायट-सावर्त लॉ, the magnitude of magnetic field dV varies sin theta. Theta is the angle between the current element ideal and the displacement vector r. However, there is no angle dependency in Coulomb's law for electrostatics. मतलब क्या हुआ, the charge has in all directions। अगर सेम डिस्टेंस जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम मिलेगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इन ऑल डायरेक्शन नहीं है। हम लोग देख रहा हूँ, अगर बहुत ही पतला तार होगा तो उसी तार का ऊपर जो है, चाहे अलोंग दैट एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो भी होता है, कहीं मैक्सिमम भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं, सेम डिस्टेंस जाओगे तो इसमें फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम रहता है। तो ये आज जो है हम लोग इतना ही आज इस वीडियो में है। इसके बाद इसका एप्लीकेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा।